वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज कानूनी शहादत शुरू कर रहे हैं। इसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 166 आर्टिकल्स हैं और 3 पार्ट्स हैं। कानूनी शहादत ऑर्डर जो है ज़ियाउल हक ने इन्फोर्स किया 28 अक्टूबर 1984 और इस्लामिक डेट जो थी 30 मुहर्रम थी 1405 थी। ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कौन सा था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 10 था ऑफ 1984। अभी हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल्स पे। फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि कानूनी शहादत ऑर्डर का फुल नेम जो है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर है। लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्डिनेंस वगैरह कर लेते हैं, ये बाज़ दफ़ा MCQs में आता है, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर है 1984। ठीक है। फिर ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होता है। जितने भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट मार्शल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स के कोर्ट्स हैं, जुडिशल क्वाजी जुडिशल पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन पे लागू होता है, लेकिन आर्बिट्रेटर पे लागू नहीं होता। ठीक है। आर्बिट्रेटर कोर्ट्स जो है, सालसी कोर्ट्स जो है या फैमिली कोर्ट्स पर भी ये लागू नहीं होता। ठीक है, जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है ये पूरा। फिर आर्टिकल 2 कहता है इंटरप्रिटेशन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसमें बार बार इस्तेमाल किए गए हैं, उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया हुआ है। कोर्ट का वर्ड जब इस्तेमाल किया गया है तो जितने भी जजेस हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि एविडेंस ले रहे हैं, और या कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसको लीगली ऑथोराइज किया हुआ है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, शहादत रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है? वो कोर्ट है। फिर 2 में कहता है डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। डॉक्यूमेंट क्या है कि जितने भी लेटर फिगर मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ एविडेंस, यानी कि किसी कोई मैटर रिकॉर्ड करने के लिए कोई मार्क, लेटर फिगर मार्क्स इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स हैं। इलस्ट्रेशन के देख लेते हैं। राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट। कोई तहरीरी दस्तावेज़ है तो वो भी डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ एंड फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो जितने भी वर्ड्स प्रिंट होते हैं या लिथोग्राफ है या फोटोग्राफ वगैरह, वो भी डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जितने भी मैप्स या प्लान्स वगैरह होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। मेटल के ऊपर या स्टोन के ऊपर कोई कुछ लिख ले, ठीक है, ये तो वो भी डॉक्यूमेंट है। फिर कैरिकेचर यानी तस्वीर कशी, वो भी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स तक आपको समझ आ गई होगी। फिर एविडेंस पे जाते हैं कि एविडेंस क्या होता है। कि एविडेंस 2 टाइप्स ऑफ एविडेंस है, ओरल एविडेंस है एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जो पर्सन अपनी स्टेटमेंट दे एज अ विटनेस कोर्ट में आए और ज़ुबानी तौर पर कुछ बताए, कोई इंक्वायरी उससे हो रही हो, तो वो क्या है? वो ओरल एविडेंस है। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये है कि फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अदालत में मुआयने के लिए पेश किए जाएँ, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे। फिर फैक्ट देख लेते हैं कि एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सेंसेस। कोई फैक्ट क्या है कि कोई चीज़ है और उस चीज़ की हालत, स्टेट ऑफ थिंग यानी उस चीज़ की हालत, उस चीज़ का कोई रिलेशन है किसी चीज़ के साथ, या जो इंसान अपने होशो हवा से कोई चीज़ समझने के काबिल हो, तो वो फैक्ट है। फिर नेक्स्ट कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। कोई भी जहनी हालत जिसके बारे में कोई भी शख्स होश में हो, ठीक है, तो वो भी एक फैक्ट है। फिर आगे हम डायरेक्ट आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 क्या है कि हु मे टेस्टिफाई, कि कौन कौन अपने शहादत दे सकता है। फिर इसको देखते हैं कि जितने भी पर्सन हैं, अगर कोर्ट उससे कोई क्वेश्चन पूछे और वो उस क्वेश्चन का रेशनल आंसर दे दे, तो वो क्या है? वो हम कहेंगे कि ये बंदा गवाही दे सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि टेंडर एज होगी, या एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या उसको कोई ऐसा डिजीज़ है बॉडली और मेंटली, उसको ऐसा डिजीज़ है, यानी कि या तो देखो कम सुन था, या बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, या उसको ऐसी कोई बीमारी लगी हुई है दिमागी और बॉडी तौर पर कि वो सही आंसर नहीं दे सकता, तो वो जो है वो शहादत देने नहीं आएंगे कोर्ट में, यानी कि उनसे शहादत नहीं ली जाएगी, वो टेस्टिफाई नहीं है। ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट, इसकी आगे प्रोविजंस देख लेते हैं कि इसके प्रोविजंस में क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अगर कोई पर्सन है जिसको पीछे सज़ा हो गई थी, यानी कि उसने एक झूठी गवाही दी थी, तो वो सज़ा याफ्ता उसका हो गया था, तो वो भी गवाही नहीं दे सकता।
लेकिन नेक्स्ट आगे इसमें कहता है कि लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि वो जो पर्सन है जो कि कन्विक्ट हो गया था और यहाँ पर जो है यानी कि वो इस काबिल है कि वो सही मतलब कि उसने तौबा वगैरह कर ली, ठीक है, यानी कि वो जो झूठी गवाही देने के बाद उसने तौबा वगैरह कर ली और वो यहाँ पर यानी कि इस काबिल है कि वो सच बोलेगा तब वो गवाही दे सकता है। फिर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं तज़कियतुश शुहूद का। इसमें है कि जितने भी विटनेसेस कॉम्पिटेंट होंगे वो जो अपनी शहादत देंगे हदूद लॉ के अंदर, तो वो कुरान और सुन्ना में जो विटनेसेस के लिए बताया हुआ है वो उसी तरह ही आके शहादत देंगे। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ल्यूनेटिक जो है वो इनकम्पिटेंट है। यानी एक पागल जो है वो शहादत नहीं दे सकता, लेकिन अगर पागल ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो कि वो अगर रेशनल आंसर दे सकता हो तो तब उसकी गवाही को माना जाएगा। अभी नेक्स्ट जो इसके साथ आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 17 है कि कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस कितने नंबर ऑफ़ विटनेसेस होने चाहिए। कहता है कि नंबर ऑफ यानी कि कुरान और सुन्ना में जो यानी कि इस्लाम में जो चीज़ बताई गई है, कुरान और सुन्ना में जो बताया गया है कि इतने ये पर्सन ऐसे यानी कि गवाही दे सकता है तो वो वैसे ही गवाही देगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर्स कुरान और सुन्ना में बताए हैं वो इसी तरह ही देगा, उसी तरह ही वो उतने ही विटनेसेस आएंगे और शहादत देंगे। जैसे इसमें कहा हुआ है कि फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के रिलेटेड मामला हो, यानी कि माशी और कोई आइंदा आने वाला कोई मामला हो, ठीक है, तो वो उसमें जो विटनेसेस आएंगे तो वो 2 आदमी होंगे, ठीक है, 2 मैन और 1 मैन या 2 वुमेन। 2 आदमी एक, या जो है एक आदमी होगा तो 2 औरतें होंगी। 2 औरतें यहाँ पे किस लिए की हुई है कि बाज़ दफ़ा जो है ये कहा जाता है कि औरतें जो है तो झूठ बोल लेती हैं, एक अगर औरत होगी तो 2 औरतें इसलिए कि वो दूसरी औरत जो होगी वो उसको याद दहानी कराएगी कि तुमने ये चीज़ बोलनी है यहाँ पे, ठीक है, याद दहानी के लिए 2 औरतों का यहाँ पे कहा हुआ है। फिर अगर कोई और ऐसा मैटर हो, कोई और इससे यानी कि फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के रिलेटेड ना हो, कोई और मैटर हो, तो फिर वो 1 मैन और 1 वुमेन होगी। लेकिन जैसे हदूद लॉ में जो है तो यानी कि फुल बताया हुआ है कि कितने विटनेसेस आएंगे, अगर ज़िना हो गया, कज़फ़ हो गया, तो यानी कि उनकी गवाही वो उसी तरह ही फिर वहाँ पर वो आएंगे, उसी तरह ही वो लोग गवाही देंगे। फिर आगे जो प्राइविलेजेस की सेक्शंस आ जाती हैं, आर्टिकल 4 टू 14 तक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल है आर्टिकल 4, जज एंड मजिस्ट्रेट। यानी कि प्राइविलेजेस क्या है कि वो कौन से लोग हैं जिसको गवाही देने के लिए उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, अगर वो तब तक अगर उनके कोर्ट में कोई ऐसा काम हुआ है उनसे उनको गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर मिले जो जिनके वो सब ऑर्डिनेट है, यानी कि अगर वो सिविल कोर्ट है तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर उसको नोटिस दे तो वो फिर आके वो गवाही दे सकता है, लेकिन उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, इसमें कहता है आर्टिकल 5 है ये कि कोई भी पर्सन है जो कि मैरिज के दरमियान में उनके दरमियान कोई ऐसी बात हुई है तो वो उनको उस पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप लोग आओ और कोर्ट में ये चीज़ बताओ। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान में जो मैरिज पर्सन है उनके दरमियान में कोई स्यूट है और वो स्यूट से रिलेटेड ही अगर उनके दरमियान में कोई बात हुई है तो वो फिर आके उसको बता सकते हैं, या कोई क्राइम से रिलेटेड बात हो तो वो भी आके ये बता सकते हैं। फिर एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, यहाँ पर कहता है कि जितने भी रियासत के अमूर होंगे उनको सबके सामने नहीं बताया जा सकता, यानी कि पूरी पब्लिक के सामने उसको नहीं बताया जा सकता जब तक उसकी इजाज़त ना मिले, ठीक है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जैसे होता है तो वो अपनी कोई कम्युनिकेशन वगैरह करता है, कुछ चीज़ बनाता है कि आइंदा उनका जो है नेक्स्ट अमल ये होगा, वो ये काम करेंगे। तो अगर ऐसा कोई उनके बीच में काम हुआ है जिसको उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया तो फिर कोई भी बंदा जो है वो उसको पब्लिकली नहीं बताएगा, इसमें ये चीज़ है।
अच्छा, और वो किससे रिलेटेड हो कि वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ अफेयर डॉक्यूमेंट जो है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, सनती या तजारती मामला से हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ वो रिलेट हो रहे हो, ठीक है। या कोई स्टेचूटरी बॉडी है या कॉरपोरेशन है या ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो वो जो ऐसे जितने भी मामला उनके बीच में आएंगे तो वो आप नहीं बता सकते, सब पब्लिकली नहीं बता सकते। फिर आर्टिकल 7 कहते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि सरकारी अफसर को भी यहाँ पर हक नहीं है कि वो भी सरकारी कोई राज है उसको सबके सामने मतलब कि उसको मजबूर करके सबके सामने पेश करे जिससे आवाम को नुकसान पहुँचता हो, ठीक है, नुकसान या नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। तो वो जो कम्युनिकेशन होगी तो वो भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हो, कोई स्टेचूटरी बॉडी हो, कॉरपोरेशन हो या कंपनी हो जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं आर्टिकल 8 पे, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अच्छा, यानी कि कोई जब कोर्ट में पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को कोई जो इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जैसे कोई एफआईआर लिखवाता है या मजिस्ट्रेट के पास आके कंप्लेन करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आके किसी को किसी जुर्म के मतलब मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कोई किसी जुर्म के बारे में बता रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन देने वाले के बारे में पता बताए कि इस बंदे ने इंफॉर्मेशन हमें दी थी। ये यानी कि उसको पब्लिकली बताना नहीं है कि इस बंदे ने दी है, उसको फिर मसला भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे कंप्लेन होती है प्राइवेट मतलब कोई भी पर्सन, स्ट्रेंजर, इवन स्ट्रेंजर भी एफआईआर कर सकता है, या स्ट्रेंजर भी अगर कोई जुर्म देखे तो वो कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास आके कर सकता है। तो इसलिए इसमें ये इनको कहा हुआ है कि उसका नाम बताना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर नो रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पे महकमा माल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर कहा हुआ है कि उनको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आके बताएं वो सबके वो इन्फॉर्मेंट के बारे में बताएं, ठीक है। फिर 9 कहता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये होती है कि कोई वकील अपने मौक्कल की या कोई मौक्कल अपनी वकील की के दरमियान, उनके दरमियान में अगर कोई गुफ्तगू हुई है तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो बताए। लेकिन अगर वो गुफ्तगू कुछ इलीगल हो, अगर इलीगल तरीके से हो तो उसको फिर डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 10 कहता है आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर। जैसे ही यानी कि आर्टिकल 9 अप्लाई हो रहा है वकील और उसके क्लाइंट के ऊपर, तो आर्टिकल 10 जो है ये भी उसी तरह ही अप्लाई होता है। अगर वकील का कोई क्लर्क है, ठीक है, या वकील का या कोई सर्वेंट है या तो वो भी मतलब उस चीज़ को नहीं अफशा नहीं करेगा सबके सामने, सबको नहीं बताएगा। फिर आर्टिकल 11 कहता है कि प्राइवेटेज इज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से अगर कि कोई चीज़ बताना चाहे तो वो मतलब कोई उसको उस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है कि वो चीज़ बताए। यानी कि अगर एक पर्सन से एविडेंस वगैरह ले रहा है, ठीक है, एडवोकेट वगैरह उससे एविडेंस वगैरह ले रहे हैं तो उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ बताए। यानी कि फिर प्रोटेक्शन हासिल मतलब कि उस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, तो इसलिए जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वही चीज़ देना चाहिए। फिर 12 में कहते हैं कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई है कि देख लेते हैं कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द कोर्ट ट्राइब्यूनल एंड अदर ऑथोराइज एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पावर और जुरिसडिक्शन एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज़ बीन टेक प्लेस बिटवीन दैम एंड हिज लीगल एडवाइज़र। कोई भी यानी कि नो वन कैन कंपेल, कोई भी कंपेल नहीं करेगा कि जो कॉन्फिडेंशियल बातें हुई हैं जो लीगल एडवाइज़र के दरमियान ये ठीक है, लीगल एडवाइज़र के दरमियान में लीगल एडवाइज़र के दरमियान में यानी कि जो पर्सन है या उसका लीगल एडवाइज़र है उनके दरमियान में कोई कॉन्फिडेंशियल बातें हुई हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको बताएं, लेकिन अगर वो उसमें से कोई जितनी बात ज़रूरी हो तो उतनी ही बात बताएं अदालत में। फिर 13 कहता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। यानी कि एक पर्सन है, टाइटल डीड ऑफ विटनेसेस एज अ विटनेस उसको बुलाया गया है, तो वो गैर मुतलका शख्स जो है यहाँ पर उसको भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम ये चीज़ बताओ।
और लेकिन अगर वो खुद आए अदालत में, वो गवाही दे जायदाद के बारे में, जो मूवेबल है या इमूवेबल है, तो या उसके कागजात वगैरह दे, तो वो फिर कर सकता है, यानी कि खुद करे तो ठीक है, वरना उसको मजबूर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। फिर 14 कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अच्छा, किसी भी शख्स को यहाँ पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि कागजात लेकर आए जो कि उसकी पोजीशन में है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आगे फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं।